भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है, परंतु इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जी हाँ, ये आवाज़ 26 जून 1975 को पूरे देश ने सुबह सुबह रेडियो पर सुनी। ये आवाज़ थी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। जी हाँ, आज से ठीक 48 वर्ष पहले 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती। इससे बचने के लिए उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली मोहम्मद के द्वारा आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लागू करवा दिया। इस आपातकाल का सबसे ज़्यादा प्रभाव देश की मीडिया पर पड़ा। उस टाइम देश की मीडिया पर जबरन सरकार की नीतियों को प्रचारित करने का दबाव डाला गया, जिस मीडिया ने मना किया या तो उनके प्रेस को बंद कर दिया गया या तो उनके संपादकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया ने विरोध दर्ज कराने के लिए अपने संपादकीय को खाली छोड़ा, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ा। उस समय देश के अधिकतर प्रेस दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित थे, जिसकी सरकार ने बिजली काट दी, जिस वजह से प्रेस अखबार की प्रतियां न छप सके, और जो प्रतियां छप भी गई थी उन्हें हैकर से जबरन छीन लिया गया, उन्हें जला दिया गया, जिससे देश सरकार के खिलाफ जो बातें हैं वो मीडिया के थ्रू आम लोगों तक पहुंच न पाए। और उस समय देश के तमाम मीडिया संस्थानों के संपादकों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें बंधक बनाया गया, और अगर जो सरकार के खिलाफ लिखने की जिसने भी कोशिश की उन पर कानूनन कार्रवाई की गई। उनके प्रेस पे छापा मारा गया और उनके प्रेस को बंद करवा दिया गया। उस समय देश की मीडिया, देश के लोगों को भारत के मीडिया के बजाय बीबीसी की खबरों को सुनना पड़ रहा था, लेकिन बीबीसी के तत्कालीन प्रधान संपादक मार्ग टूली को सरकार ने गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें 24 घंटे के अंदर देश छोड़कर भागना पड़ा। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रेस पर लगाम कसने में नाकाम साबित हो रहे थे। कुछ मीडिया, कुछ अखबार सरकार के खिलाफ लिख रहे थे और ये बातें लोगों तक पहुंच भी रही थी। इससे सरकार को अपनी इस काली कारतूनी को छिपाने का जो मकसद था उसमें सरकार विफल हो रही थी। इसके लिए सरकार ने तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर विद्याचरण शुक्ल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा। विद्याचरण शुक्ल अखबार के खिलाफ उनकी नीति पहले से ही आक्रामक रही थी, जिस वजह से उन्होंने मंत्रालय मिलने के बाद मीडिया पर तमाम तरह के लगाम और प्रतिबंध लगाए। उस टाइम जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जो विपक्ष के नेता थे वो बोला करते थे, परंतु उनकी आवाज़ मीडिया तक न आ पाए। इस वजह से सरकार ने मीडिया पर सेंसरशिप पर बैन लगाया। उस समय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सरकार ने बैन कर दिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सरकार ने भंग कर दिया था उस टाइम। इस तरह से देश के में तमाम तरीके की ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई जिसका जिसको मीडिया में जगह नहीं मिल पाई। इसका मुख्य कारण ये था कि सरकार ने प्रेस के खिलाफ जिस तरह से आक्रामक रुख अख्तियार किया था, उसका खामियाजा पूरे प्रेस की सेंसरशिप को, प्रेस की आज़ादी को गंवाकर भुगतना पड़ा। इस कालचक्र से बॉलीवुड सिनेमा भी अछूता नहीं था, इसकी गाज बॉलीवुड पर भी गिरी। उस समय के मशहूर सिंगर किशोर कुमार और अन्य तमाम सिंगर के गानों को बैन कर दिया गया। बहुत सी ऐसी फिल्में थी जो प्रेस सरकार के खिलाफ आवाम को जागरूक करने के लिए बनाई गई थी। आपातकाल के खिलाफ कुछ फिल्मों को, उसमें आपातकाल की गलतियों को दिखाया गया था। उनमें एक आधी फिल्म थी, आधी नाम से एक फिल्म थी, उसको भी बैन कर दिया गया। इसे तमाम फिल्मों को बैन कर दिया गया, उसे रिलीज़ नहीं किया गया। जो फिल्में रिलीज़ हुई उनको उनके पोस्टर को जलाया गया। सिनेमा हॉल में जाकर उन सरकार के समर्थकों ने तोड़ फोड़ की, आगजनी की, जिससे फिल्में न चल सकें और लोगों तक सरकार की गलत नीतियों का प्रभाव, जो गलत नीतियां थी उनके लोगों तक पहुंच न पाएँ। इस 21 साल के इस क्रूर दौर के बाद 1977 में आम चुनाव में
तत्कालीन कांग्रेस सरकार की करारी हार होती है, जिससे एक नई सरकार का गठन होता है। जनता दल का गठन हुआ। एक जो लगभग 21 महीने का एक आपातकाल जो था, एक भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बुरा दौर था, 1977 में जाकर समाप्त होता है।